तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, नया किस्सा लेकर। कल आपने गुटखा बैरन्स का डी कंपनी के साथ, अनीस इब्राहिम के साथ और उनके और रिश्तेदारों के साथ जो लेखा जोखा था उसकी कहानी सुनी। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा जगदीश जोशी एंड कंपनी, जिसका नाम जेएम जोशी एंड कंपनी करके रखा हुआ है। और ये कंपनी गोवा गुटखा का काम के साथ साथ और बहुत सारे काम भी कर रही है, जिनमें फाइनेंस, रियल एस्टेट, एंटरटेनमेंट और इस किस्म के काफ़ी सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इस किस्म के काम जगदीश जोशी अपने बेटे सचिन जोशी के साथ मिलके बहुत सालों से कर रहा है। और ये कंपनी जो है जेएम जोशी एंड कंपनी, ये जो है रजिस्टर की गई है ब्रिटिश वर्जन आइलैंड्स पे, बीवीआई। ये एक टैक्स फ्री हेवन है, जहाँ पे अगर आप कंपनी रजिस्टर करते हो तो वहाँ उसको आपको कोई टैक्स वैक्स नहीं देना पड़ता। आप दुनिया भर में कहीं भी उसके नाम से बिजनेस चला सकते हो। तो बेसिकली ये जो ब्रिटिश वर्जन आइलैंड में रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, वो एक तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बड़ा साधन है। ब्लैक मनी को वाइट बनाने में, अपने जो असेट्स हैं उनको कानून की नज़रों से बचाने के लिए, दुनिया भर के डिफरेंट कंट्रीज़ में धंधा करने के लिए वो ब्रिटिश वर्जन आइलैंड्स की रजिस्टर्ड कंपनीज बहुत काम आती हैं। दुनिया भर के जितने बड़े आर्म्स डीलर हैं, ड्रग डीलर्स हैं, बहुत बड़े माफिया डॉन्स हैं, इस किस्म के लोगों की मैक्सिमम कंपनीज जो हैं, उनका इल्लीगल धंधे की कमाई ब्रिटिश वर्जन आइलैंड में रजिस्टर्ड कंपनीज के थ्रू चलाई जाती है दुनिया भर में। तो ये जोशी अकेला नहीं है, हिंदुस्तान के हज़ारों लोगों ने अपनी कंपनी जो हैं वो ब्रिटिश वर्जन आइलैंड में रजिस्टर करवा रखी हैं। और इनके ऊपर ख़ास तौर पे बहुत सी एजेंसी दुनिया भर की जो हैं उनकी नज़र रहती है, अमेरिकन एजेंसीज़ की, यूरोपियन एजेंसीज़ की, और उसी तरह हिंदुस्तान की जो हमारी फाइनेंशियल इकोनॉमिक एजेंसीज़ हैं, इकोनॉमिक ऑफेंसेस को देखने वाली, नारकोटिक्स बिजनेस को देखने वाली, नार्को टेररिज्म को देखने वाली, मनी लॉन्ड्रिंग को पे निगाह रखने वाली जो एजेंसीज़ हैं, उनकी निगाह ऐसे लोगों पे ख़ास तौर पे रहती है जो कंपनियां वहाँ पे रजिस्टर करवा के रखते हैं। तो देखिए कि 98-99 में धालीवाल से अलग होके जोशी ने कितनी बड़ी अंपायर खड़ी की, उसका एक हवाला मैं आपको सिर्फ 2 एग्जाम्पल से दे सकता हूँ। एक तो 2021 में इनकम टैक्स की रेड होती है जगदीश जोशी की कंपनीज पे, और वो रेड 6 दिन चलती हैं। वो रेड्स मुंबई, गोवा, हैदराबाद, कलकत्ता, पूना ऐसी जगहों पे होती हैं। और 6 दिन तक सैकड़ों इनकम टैक्स के अधिकारी वो हज़ारों फाइल्स और कंप्यूटर रिकॉर्ड्स को बहुत अच्छी तरह से बारीकी से देखते हैं। और उसके बाद 1 हफ्ता 10 दिन उनको और लगता है कंप्यूटेशन में, और उनका जो लेखा जोखा सब जो इनकम टैक्स ने देखा, आप सुन के हैरान हो जाओगे कि उस रेड में उसमें जो पाया इनकम टैक्स ने, उसमें 1500 करोड़ रुपए की, 1500 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन दिखाई गई हैं। और जिनका इनकम टैक्स दिया गया नहीं दिया गया, वो लंबा प्रोसेस है, अभी तक वो चल रहा है। और देखिए इतने कम समय में 1500 की ट्रांजैक्शन दिखाई गई हैं जो लीगली नज़र आती हैं। उसके अलावा जो 2 नंबर में की गई होगी या और बेनामी कंपनीज के नाम पे की गई होंगी, वो अभी काफ़ी कुछ खोजना बाकी है और सामने आना बाकी, और आएगा जल्दी। क्योंकि जब एजेंसी ठान लेती हैं कुछ काम करने की,
तो कर लेती हैं, जब तक नहीं करती तो सब चलता है। उसके बाद मुंबई के एक बहुत बड़ी रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, ओमकार बिल्डर्स। उसमें भी काफ़ी सारा पैसा जोशी फैमिली का लगा हुआ था। जो सचिन जोशी उस कंपनी के साथ मिलके अभी थोड़े 2-3 महीने पहले ईडी की एक रेड में 158 करोड़ 158 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग का केस वहाँ पे इनको मिला, सचिन जोशी के खिलाफ, जो जगदीश जोशी का अकेला बेटा है। तो कहाँ कहाँ तक इन लोगों का जाल बिछा हुआ आप अंदाज़ा लगा लीजिए। 1500 करोड़ और 158 करोड़, उसके अलावा और बहुत कुछ ईडी के और इनकम टैक्स के हाथ में लगा है, जिसमें एंटरटेनमेंट कंपनीज भी इन्वॉल्व हैं। सचिन जोशी एक बिजनेसमैन का बेटा होने के नाते बहुत सी कंपनीज में डायरेक्टर होने के अलावा वो आदमी अपने आप को एक एक्टर भी कहता है। कुछ फिल्मों में काम किया, कुछ फिल्में फाइनेंस की। अब जब आपके पैसा है तो आप हीरो भी बन सकते हो। तो इस किस्म के कार्रवाइयों से फ्लैम्बॉयंट किस्म का एटीट्यूड, फिल्म स्टारों जैसा रहना सहना, बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, पार्टीज़, रिश्ते, रिलेशनशिप, ये सब करने में ये जोशी फैमिली माहिर है। और इसके साथ चलते चलते इनकी जो दुश्मनियाँ लोगों के साथ पड़ती हैं, उनका कहीं ना कहीं फ़र्क उनके बिजनेस पे भी पड़ा है। और उसी दौरान जब ये 1999 और 2000 के करीब जब जोशी का धालीवाल के साथ झगड़ा चल रहा था, उन्हीं दिनों में जगदीश की बेटी का इश्क एक पंचगनी के लड़के के साथ हो जाता है, जिसका नाम होता है कुणाल परिहार। कुणाल परिहार के माता पिता, वो अकेला लड़का था अपने माँ बाप का, देवेंद्र सिंह परिहार और उसकी वाइफ, वो पंचगनी में एक बहुत बड़ा रिप्यूटेड इंटरनेशनल स्कूल चलाते हैं, आज भी चलाते हैं, जिसका नाम है पाइनवुड इंटरनेशनल स्कूल। मूल रूप से देवेंद्र सिंह परिहार रहने वाले हैं जोधपुर राजस्थान के, बहुत बड़ी फैमिली के सदस्य हैं, काफ़ी रिप्यूटेड फैमिली है उनकी। आदि उनके ख़ानदान के लोग आर्मी में हैं, बहुत बड़ी जायदाद है, लैंडलॉर्ड हैं। तो लेकिन वो उसको शौक़ था स्कूल चलाने का, तो मियाँ बीवी ने मिलके पंचगनी, जो एक बहुत मशहूर हिल स्टेशन भी है और महाराष्ट्र का शायद स्कूल की जहाँ तक एजुकेशन का ताल्लुक है, कॉलेजेस नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं, जो 10वीं 12वीं तक के स्कूल होते हैं, स्कूलों में बहुत बड़ा रिप्यूटेड वो टाउन है पंचगनी, जो है महाबलेश्वर के साथ सटा हुआ है, इसलिए अक्सर लोग महाबलेश्वर पंचगनी कह दिया करते हैं। तो मुंबई से भी वहाँ जाया जा सकता है महारो के, और नॉर्मली लोग पूना की तरफ से, क्योंकि रोड बहुत अच्छी बन गई है, तो पूना की तरफ से भी वो लोग वहाँ आप जा सकते हो। तो उन्होंने काफ़ी सालों से वो स्कूल चला रहे थे। स्कूल 2 विंग में है, एक जो विंग है उसमें सिर्फ स्कूल है, और वहाँ से कोई 150 गज दूर इनका हॉस्टल, और ये मियाँ बीवी परिहार फैमिली का हॉस्टल वाली प्रमाइसेस में ही घर भी है, अपने रेसिडेंशियल ब्लॉक है। और कुछ कम स्कूल ऐसे हैं पंचगनी में जिनमें स्विमिंग पूल भी है। तो ये पाइनवुड इंटरनेशनल स्कूल ऐसा स्कूल है जिसके हॉस्टल की इमारत में एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल भी बनाया गया है, और बहुत बड़ा हॉस्टल है जहाँ पे दुनिया भर के कंट्री से बच्चे पढ़ने आते हैं। और ये वही इनका जो स्कूल है हॉस्टल से थोड़ा दूर, उस स्कूल के बिल्कुल साथ में सट के एक बगला है जो इकबाल मिर्ची, जिसका बहुत बार हम जिक्र कर चुके हैं, इंटरनेशनल स्मगलर, मनी लॉन्डर, हॉटलियर। अभी कुछ साल पहले उसकी लंदन में डेथ हुई, जिसको हम वापस नहीं ला सके एक्स्ट्राडाइट करके। और वही उसके साथ लगते स्कूल में दाऊद इब्राहिम के छोटे 2 भाई हुमायूं और मुस्किन
ये उसी पंचगनी में के एक स्कूल में पढ़े हैं। तो ये उस शहर की इम्पोर्टेंस है। और उसके अलावा जितनी हिंदुस्तान जो मुंबई की बड़ी अमीर बारगल बड़ा बड़ा नाम पैसा कमाया जिनके, उनमें से बहुते लोगों के उन बारगल्स के बच्चे भी पंचगनी के स्कूलों में ज़्यादातर स्कूल वहाँ पे रेसिडेंशियल हैं, तो हॉस्टल हैं सबके साथ, तो वहाँ पे पढ़ते हैं। जो बिगड़े बच्चे होते हैं औलाद अमीरों की, जो शहर में उनकी कंपनी तोड़ने के लिए अमीर माँ बाप अपने बच्चों को ज़्यादातर पंचगनी में भेज देते हैं कि शहर से दूर रहेंगे तो बुरी कंपनी से बचेंगे। खैर, तो उस स्कूल के मालिक देवेंद्र सिंह परिहार, उनका एक बेटा था कुणाल परिहार, हार्डली 21 ईयर्स ओल्ड, पढ़ लिख के ज़िंदगी में सेटल होने की कोशिश कर रहा था। देवेंद्र सिंह ने उसके लिए दुबई में एक ऑफिस खोला इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, और उसको ट्रेनिंग दे के उसको दुबई भेजने वाले थे। तो स्कूल और कॉलेज के दिनों में कुणाल बहुत अच्छा करेक्टर था, और वो कुछ जूनियर टीम में भी खेला, महाराष्ट्र की पूना की टीम में खेला। और अगर वो अपना प्रोफेशन फॉलो करता क्रिकेट का और ध्यान देता तो शायद वो स्टेट लेवल का या नेशनल लेवल का क्रिकेटर भी बन सकता था। मैं उस परिवार को जानता हूँ। बहुत खूबसूरत लड़का था, हैंडसम, हाइट अच्छी, शक्ल अच्छी, बातचीत करने में बहुत हलीम, किसी किस्म का कोई नखरा नहीं, अकड़ नहीं, कोई पैसे का अहंकार नहीं। माँ बाप ने बहुत अच्छी तरीके से परवरिश की थी उसकी। तो उसका लव अफेयर हो जाता है जगदीश जोशी की बेटी के साथ, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, जिसको ये फैमिली, जोशी फैमिली, बहुत बुरी तरह अपोज करती हैं। उनको शायद अपनी बरादरी का, अपनी जात पात का कोई लड़का चाहिए होगा। ये राजस्थान के राजपूत थे, पैसा तो इनके पास भी कम नहीं था, लेकिन कुछ और बातें होगी, उनको अपने लड़की का ये अफेयर अच्छा नहीं लगा। तो ये दोनों, लड़का और लड़की, कोर्ट में मैरिज कर लेते हैं, मंदिर में भी कर लेते हैं, कोर्ट में भी कर लेते हैं, और लड़की इनके घर में आ जाती है अपने ससुराल में रहने के लिए। जो बात जगदीश जोशी को गवारा नहीं थी। उसको तो एक ये बहुत अहंकार था कि मेरी डी कंपनी के साथ बहुत अच्छी पहुंच है, मेरे पैसे की वजह से पुलिस वालों से मेरी जान पहचान है, कोई मेरा क्या बिगाड़ देगा। तो जब वो लड़की नहीं मानी और लड़का उसको लड़की को छोड़ने के लिए नहीं माना, तो उसने बड़ी प्लानिंग करके, बड़ी बेरहमी से उस लड़के के ऊपर तेज़धार हथियारों से कोई 10-12 गुंडे भेज के 3 गाड़ियों में भर के उसके हमला करवाया, उसकी गाड़ी रोक के पंचगनी और महाबलेश्वर के सेंटर में। पहले निगाह रखी गई, उसके आने जाने की जगह तरीका देखा गया, और एक दिन उसको बुरी तरह मार दिया गया। और देवेंद्र सिंह परिहार फैमिली का अकेला बेटा उस सड़क पे लहूलुहान करके इन लोगों ने मारा, और लड़की को लेके चला गया। बाद में शायद उसकी शादी कहीं और कर दी, वो बाद की बात है। तो बहुत परिहार फैमिली जो थी वो गुहार लगाती रही लोकल पुलिस में, बड़े अफसरों तक, लेकिन कोई जोशी के खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार नहीं। वो जो भाड़े के क्रिमिनल खरीदे थे, उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा था, वो बाहर के लोग थे। नॉर्मली पंचगनी में कभी ऐसा क्राइम होता नहीं है, तो काफ़ी दिक्कत आ रही थी पुलिस को वो केस सॉल्व करने में, और जोशी कोई कोऑपरेशन नहीं दे रहा था, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो इस दौर चलते चलते जब महाराष्ट्र पुलिस, उसको पुलिस जो नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट लगता है वो सतारा लगता है, सतारा का एसपी, कोल्हापुर का डीआईजी, कोई पूरी तरह से मदद करने को तैयार नहीं। तो प्रहार ने एक दिन मुझे बोला, मेरे घर पे आए वो, और बोला कि हमें दिल्ली जाना पड़ेगा, कहीं दिल्ली से प्रेशर डालना पड़ेगा ऊपर से महाराष्ट्र सरकार पे कि ये मेरे बेटे के कातलों को पकड़े। मैं दिल्ली में किसी को जानता नहीं था, लेकिन मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर वेल सिंह, वो पंजाबी एकेडमी के सेक्रेटरी हुआ करते थे, सीनियर सरकारी मुलाजिम थे। मैंने उनसे बात किया, वो बोलते अब दिल्ली आ जाओ, मैं आपको मिलवा दूँगा। तो देवेंद्र सिंह परिहार और मैं दिल्ली गए स्पेशली कुणाल के लिए इंसाफ मांगने। कुणाल मेरे भी बेटों जैसा था। तो हमने दिल्ली जाके, डॉक्टर वेल सिंह ने हमें उस ज़माने के जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे,
ऑल पावरफुल जनार्दन द्विवेदी, उनके साथ हमें कांग्रेस हेडक्वार्टर में मुलाकात करवा दी। द्विवेदी जो बोले आप एक दिन रुको, तो मैं महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर जो थे कृपा शंकर सिंह, उनको मैं बुलाता हूँ यहाँ दिल्ली आपके सामने। हमारे सामने उन्होंने कृपा शंकर को फ़ोन किया। हम रात को होटल में रुके दिल्ली एक में। दूसरे दिन सुबह कृपा शंकर महाराष्ट्र के मुख्य होम मिनिस्टर वो कांग्रेस हाउस में आते हैं दिल्ली AICC के ऑफिस में। द्विवेदी जी के ऑफिस में हम उससे मुलाकात करते हैं, उनको पूरी कहानी सुनाई तो कृपा शंकर की आंखों में भी आंसू आ गए। बोलते आप चिंता मत करो, कुणाल मेरा भी बेटा है, मैं आपको इंसाफ जरूर दिलवाऊंगा। आप जब बॉम्बे आएँ तो मुझे एक बार आके ऑफिस में मिल लेना, तो आपके सामने मैं सब जो हदायत देनी है जो करना है करूँगा, ताकि आपको तसल्ली हो सके। खैर हम लोग आए बॉम्बे वापस, कृपा शंकर को मिलने गए। उसने हमारे सामने DG को फ़ोन किया, कोल्हापुर के DIG रेंज को फ़ोन किया जिसके नीचे 17 डिस्ट्रिक्ट आता था। खैर कहने का मतलब ये कि इतनी भाग दौड़ करने के बाद फाइनली कुछ लोग पकड़े गए, लेकिन जोशी अंडरग्राउंड हो गया। कभी दुबई चला जाए, कभी कहाँ चला जाए, जब पुलिस बुलाए तो आना नहीं, बिजनेस के चक्कर में बाहर। तो खैर उसके बाद वो पकड़ा गया, जमानत हो गई, केस चला, बहुत साल तक उसका कोई नतीजा निकला नहीं। और उसके बाद कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। वो मियाँ बीवी को इतना डराया धमकाया गया पंचगनी में कि उन्होंने टेम्परेरीली स्कूल बंद करके पूना में एक घर किराए पे ले लिया और पुलिस प्रोटेक्शन लेके वहाँ पे रहना शुरू किया। तो उसके बाद अब लड़ाई लड़नी है, कोर्ट में भी जाना है, करना है। जोशी के आदमी हर समय उनका पीछा करते थे, बहुत तंग किया उस परिवार को इसने, मैंने देखा है अपनी आंखों से। तो उसके बाद एक बार वो फिर मुझे बोले कि दिल्ली जाके इनको फिर कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने कहा बार बार अच्छा नहीं लगता, हम कुछ और तरीका सोचते हैं। क्या तो ये मियाँ बीवी बहुत ज़िंदगी में टूट गए। एक बेटा वो भी चला गया, उम्र को ज़्यादा नहीं थी उनकी, यंग एज में शादी हुई थी। तो मुझे बोले कि हमें अमृतसर साहब जाना है दर्शन करने के लिए, गोल्डन टेम्पल, हमें कुछ शांति चाहिए, हम बहुत परेशान हो गया, ज़िंदगी हमसे निकलती नहीं, स्कूल बंद, बेटा है नहीं, करें तो क्या करें, जाएं कहाँ। तो ये लोग मेरे साथ में लेके बॉम्बे से हम लोग अमृतसर आए, दिल्ली से बाई एयर हम दिल्ली आए, दिल्ली से टैक्सी भाड़े पे लेके अमृतसर गए। मेरे मित्र थे गुरुग्राम सिंह, वो SDM थे अमृतसर के, उनके आदमी साथ में भेजे, इनको गोल्डन टेम्पल के दर्शन करवाए। तो मैंने इनको जाते हुए बोला कि आप की उम्र ज़्यादा नहीं है, आप ज़रा वो गुरु के घर पे जा रहे हो, वहाँ से हर कुछ सब कुछ मिलता है, आप वहाँ से एक औलाद और मांग लो, एक वहाँ पे अरदास करना कि हे भगवान हमें एक बच्चा और दे दे, ताकि हम अपनी ज़िंदगी जीने का कोई तरीका नए सिरे से सोच सकें। मैं ऐसी बातों को मानता नहीं हूँ, लेकिन मैंने देखा है, इसलिए आपको ये किस्सा सुना रहा हूँ। तो इन्होंने गोल्डन टेम्पल जाके मियाँ बीवी ने वहाँ पे अरदास की और मांगा कि भगवान हमें एक जीने का सहारा दे दो। अब मानोगे नहीं, 1 साल के बाद उनके ट्विन पैदा होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। और वो लड़का लड़की आज कॉलेज कंप्लीट करके अपनी ज़िंदगी का शुरुआत उसी तरह कर रहे हैं जिस तरह उनके बड़े बेटे कुणाल ने ज़िंदगी शुरू की थी। ये एक परिवार की कहानी बता रहा हूँ। और जब वो बच्चे पैदा हुए, छोटे जब पैदा हुए, मैं ये बात भूल गया था आपको बतानी, तो जोशी ने फिर धमकियाँ देनी शुरू की। उसके बंदों ने, उसके चमचे, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली, कि अगर हम एक को मार सकते हैं 2 को भी मार सकते हैं। तो परिहार फैमिली को पूना छोड़ के मुंबई आना पड़ा अपनी जान की रक्षा के लिए, नए बच्चों की रक्षा के लिए। और सेफ्टी के लिए उन्होंने घर जो किराए पे लिया वो दारा सिंह जी के घर में लिया, पहलवान दारा सिंह, उनका बहुत बड़ा बंगला है दाराविलो जुहू पे, दाराविला, उसके अंदर एक बिल्डिंग है हाई राइज ममता अपार्टमेंट। लेकिन जिस पुराने बेंगलों में दाराजी रहा करते थे, बिल्डिंग बनने के बाद उसके ग्राउंड फ्लोर पे इनकी बेटी रहती थी और फर्स्ट फ्लोर पूरा खाली था। बहुत एलिगेंट बंगला है, पुराने ज़माने का बना हुआ। तो पूरा फर्स्ट फ्लोर का बंगला उस प्रहार फैमिली ने भाड़े पे लिया, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत टाइट होती थी। दाराजी के बंगले में घुसने की किसी बाहर के आदमी की हिम्मत नहीं है। और उसके साथ सट के बंगला था जो वो
एक ट्रेड सिक्योरिटी है, कैप्टन सलारिया जिसके मालिक चलाते हैं, तो वहाँ भी उनकी सिक्योरिटी खड़ी रहती थी। तो अपने नए पैदा हुए बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए ये दंपति मियाँ बीवी अपना स्कूल छोड़ के, अपना घर पुणे वाला छोड़ के मुंबई में किराए के घर पे रहे, और एक सिक्योरिटी वाला, कार्बाइन वाला सिक्योरिटी 24 घंटे उनको जो महाराष्ट्र पुलिस ने दिया था, वो उनकी रक्षा किया करता था। तो 2-2.5 साल वहाँ पे रह के अल्टीमेटली जब उनको लगा कि अभी इतना खतरा नहीं है, वापस पंचगनी गए, दोबारा स्कूल चालू किया और अपने बच्चों की परवरिश की। ये किस्सा है उस जोशी ख़ानदान का, जो अपनी खुशी के लिए, जो अपनी इज्जत के लिए, जो अपनी जो उनका है तौर तरीका, उसको बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो अब उनके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, इकोनॉमिक एजेंसीज का, पुलिस का, ईडी का, इनकम टैक्स का। आने वाले दिनों में देखेंगे आगे आगे क्या होता है। आज के दिन के लिए इतना काफ़ी। कल फिर आगे और कहानी किस्सा लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।